everyone, आदाब, अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नूर क्लासेस. वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री. सॉल्यूशन चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे और सॉल्यूशन चैप्टर में हमने इससे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन को हमने डिस्कस किया था. और चूँकि इसके बाद जो ये आर्टिकल आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, ये पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और चूँकि इसमें कई बार थ्योरेटिकल, कई बार डेरिवेशंस हो, कई बार उसी के रिगार्डिंग आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं. तो आइए हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को. कॉलिगेटिव हेडिंग डालते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में मेनली जो होता है, इसका मतलब अगर हिंदी में हम लिखें तो इसको हम कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं. अणुसंख्य गुणधर्म. इसका सीधा सा मतलब ये है कि अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है. किस पर? अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है, पर निर्भर करता है. अब ये इसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता, यानी अगर किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्वेंट में सोल्यूट की अमाउंट पर ही निर्भर करता है, ना कि उसकी जो है नेचर पर निर्भर करता है वो कैसा है. जैसे सपोज दैट अगर इसमें हम सॉल्यूशन बनाएं तो एक इसमें सॉल्वेंट हम लेंगे, सॉल्वेंट के साथ साथ हम सोल्यूट लेंगे, और सोल्यूट में सॉल्वेंट में आप H2O वाटर भी ले सकते हैं, ये इसको वाटर भी कहते हैं, प्लस सोल्यूट में आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन में सोल्यूट मिलाएंगे. नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाएंगे. क्या मतलब इसका? इसको हम कहते हैं अवाष्पशील विलेय. क्या होता है? जैसे NaCl को ले लीजिए. ये क्या होता है? एक सॉलिड होता है, ये आपका एक सॉलिड होता है, और आपका ये क्या होता है? लिक्विड फेज में होता है. तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो सॉल्यूशन शो करते हैं जो कि एक लिक्विड होता है, दूसरा क्या होता है? सॉलिड होता है. और वो सॉलिड कैसा होता है? नॉन वोलेटाइल होता है या अवाष्पशील विलेय होता है. लिक्विड को आप कैसे कह सकते हैं? इसमें वाटर होता है, ये सॉल्वेंट कहलाता है. अब हम देखते हैं कि जब ऐसा सॉल्यूशन बन जाता है तो इसकी डिफिनीशन भी हमें समझनी होगी. इससे पहले हम क्या लिख सकते हैं? इससे पहले हम लिख सकते हैं कि आपके सॉल्यूशन में कौन सा एलिमेंट मिला, कौन सा यौगिक मिला है. HCl मिला है, AgCl मिला है, या फिर NaCl मिला है, या KCl मिला है. कौन सा मिला है, कितना मिला है, डिपेंड करता है कि कितना मिला है. ये नहीं डिपेंड करता है कि कौन मिला है, उसकी नेचर पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये आपकी संख्या पर यानी नंबर पर डिपेंड करता है. सोल्यूट यानी नॉन वोलेटाइल की नंबर पर डिपेंड करता है. एक चीज़ तो ये हो गई कि नंबर, नॉन वोलेटाइल की नंबर पर डिपेंड करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. दूसरा अगर हम देखें तो इसमें यह है कि कौन कितनी मात्रा में है, कौन किस प्रकृति पर, कौन किस प्रकृति का है. ये वैल्यूएबल नहीं होता है. अर्थात HCl, AgCl या NaCl कोई भी हो, सिर्फ संख्या पर निर्भर करता है. ये तो हमने जान लिया. अब ये कह रहा है कि इसके डिफिनीशन क्या हो सकती है, तो हम लोग डिफिनीशन को भी देख लेते हैं. कह रहा था किसी भी विलायक में उपस्थित कुल कणों की संख्या, कुल पार्टिकल्स की संख्या, कुल पार्टिकल्स की संख्या तथा
विलय के कणों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है। ये आपके डेफिनेशन है। किसी भी विलायक में उपस्थित कुल पार्टिकल्स की संख्या विलय के कणों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है। तो हमने ये डेफिनेशन जान लिया। अब इसके बाद ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हम लिखते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। आपेक्षिक वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्पदाब, ये क्या हो जाएगा? वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। थर्ड हम देखते हैं, थर्ड हम यहाँ लिख देते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन, और लास्ट आपका जो है चौथा जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको आप कहते हैं परासरण दाब कहते हैं। हमें इसमें डिस्कस करना है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रोसेस को डिस्कस करना है। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन को हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा कि आपके पास जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में इसके नाम से पता चलता है कि अणुसंघ गुणधर्म, मतलब अणुओं की संख्या पर वो निर्भर करता है, ना कि उसके नेचर पर। आपके सॉल्यूशन में क्या है, किस प्रकृति का है वो आपका जो कंपाउंड आप डिज़ोल्व कर रहे हैं, किस प्रकृति का है, किस नेचर का है, कैसा है, वो उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि डिपेंड किस पे करता है कि कितनी मात्रा में आपके सॉल्यूशन में वो डिज़ोल्व है, जिसको हम कहते हैं। अब ये होता क्या है, इसमें आप सॉल्वेंट लेते हैं, एक सोल्यूट लेते हैं। ये क्या होता है? लिक्विड एक वाटर फेज़ में होता है या लिक्विड फेज़ में होता है। दूसरा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो होता है, जिसको हम अवाष्पशील जो है पदार्थ कहते हैं, अविलय कहते हैं। NaCl को आप ले लीजिए, NaCl को लेती है, चूँकि NaCl क्या होता है? सॉलिड होता है। अब इसको हम डिज़ोल्व करके क्या बना लेते हैं? NaCl का जो है वो पानी बना लेते हैं, जिसको भी। अब ये कह रहा है कि नॉन वोलेटाइल के नंबर पर डिपेंड करता है। आपने जो साल्ट आपने डिज़ोल्व किया है, जो पानी में आप जो है NaCl या HCl या KCl जो कुछ भी आपने डिज़ोल्व किया है, वो उसके नंबर पर डिपेंड करता है। कह रहा है कि वो किस प्रकृति का है, किस नेचर का है, वो वेरिएबल नहीं होता है, वो काउंटेड नहीं होता है। अर्थात HCl, AgCl, NaCl ये सब क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ संख्या पर निर्भर करते हैं। और अगर हमें और भी डिसाइड करना है तो फिर कह रहा है कि एक डेफिनेशन आप लिखिए, और उस डेफिनेशन में आप बताइए किसी भी विलायक में उपस्थित कुल पार्टिकल्स की संख्या विलय के कणों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है। ये 4 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहला क्या है? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रोसेस प्रेशर। दूसरा आपका है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ये अवनमन नहीं बल्कि उन्नयन है, ये आपका जो है उन्नयन है। सॉरी फॉर दिस मिस उन्नयन। इसको उन्नयन कहते हैं। और दूसरा है डिप्रेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको कहते हैं हिमांक में अवनमन। और लास्ट आपने जो है हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस किया था। तो आइए हम चलते हैं नए टॉपिक, नए
हेडिंग की तरफ चलते हैं, जिसमें आपका है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रोसेस, प्रेशर होता है। आज हम अब चूँकि हमने इस टॉपिक को डिस्कस कर लिया है, अगर आपको लगे तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है, यानी इसको अगर कहें तो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को। उससे पहले हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, या हम समझ लेते हैं। एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में हमने शुद्ध विलायक लिया है, शुद्ध पानी लिया है, प्योर वाटर लिया है, प्योर वाटर लिया है। इस प्योर वाटर में क्या होता है, यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया, इस पात्र को, इस बर्तन को बंद किया, बिल्कुल जो है निर्वात बना दिया। यहाँ से क्या होगा, पानी ऊपर जाएगा। चूँकि इसमें थोड़ी सी एयर बची हुई है, तो एयर क्या करता है, पानी को सुखाता है। तो यहाँ से क्या करता है, ऊपर ये वेपराइज होता है, और फिर यहाँ पर ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, चूँकि यहाँ पर क्या है, एक किसको कहते हैं हम, कवरिंग है, जो ढके हुए है, जो बांधे हुए है, यहाँ से वो क्या होती है, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, और ये ड्रॉपलेट्स क्या होता है, फिर वाटर में कन्वर्ट होती हैं, यहाँ पर आकर जम जाती हैं, जिससे हम कहते हैं यहाँ पर उसके पार्टिकल्स जम जाते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। और वेपोराइजेशन जो होती है वो एवरी टेम्परेचर पर होती है, किसी भी टेम्परेचर पर, एनी टेम्परेचर पर, किसी भी टेम्परेचर पर कंटिन्यूअस मोड में होती रहती, चाहे वो गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, वो क्या होता है, कंटिन्यूअस वेपोराइजेशन होता रहता है। इसमें हमने क्या मिला दिया, NaCl मिलाया, जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, सोल्यूट है। अब ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब अवाष्पशील पदार्थ है, अवाष्पशील विलेय है, अवाष्पशील विलेय। जब इसको हमने एक कंटेनर में डाला, सॉल्यूशन बना, और ये सॉल्यूशन को हमने देखा क्या हुआ, कंटेनर में हमने इसको बंद कर दिया, निर्वात बताया। ये सब वाटर है, और इसमें चूँकि इसमें वाटर के साथ साथ, सॉल्वेंट के साथ साथ वाटर के भी सोल्यूट हैं, विले भी हैं। इसमें क्या है, विले हैं, वो भी नॉन वोलेटाइल। क्या है, नॉन वोलेटाइल है, जिसको हम नमक यानी NaCl से जानते हैं। यहाँ भी कुछ, चूँकि क्या है, यहाँ भी थोड़ी सी स्पेस है, और यहाँ से एयर होगी। एयर का काम होता है कि अपने साथ जो है वो सुखा के ले जाता है, ह्यूमिडिटी को ले जाता है, यानी मॉइस्चरिंग को ले जाता है। और यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक लो कवरिंग जो होती है, उस कवरिंग क्या होती है, जब वहाँ पर कंडेंस होता है, वो कंडेंस होने के पश्चात नीचे की तरफ आ जाता है, और इस तरीके से क्या होती है, एक लेयर बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, जो कि ये लेयर जो होती है सॉल्वेंट के कणों को, यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को, सॉल्वेंट के कणों को ऊपर नहीं जाने देती, यानी वेपोराइज नहीं होने देती है। इसकी रेट घट जाती है, क्या होती है, रेट घट जाती है। इसका अगर हम प्रेशर पढ़ें तो क्या हो जाएगा, P0A पढ़ेंगे। दूसरे का अगर हम पढ़ें तो क्या हो जाएगा, P0P पढ़ेंगे। इसको हम लिख सकते हैं PA आप कर सकते हैं, या P1 कर सकते हैं। इसको आप P1 ही करिए तो सही है, P1 ही कर लीजिए। अब इसको हम न्यूमेरिकली क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, न्यूमेरिकली स्टडी करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखते हैं ये PA हो जाएगा, ये PA हम ले लेते हैं। तो न्यूमेरिकली अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें, देखते हैं, इसको डेरिवेट करते हैं, तो ये हो जाएगा PA प्रोपोर्शनल XA। जहाँ से हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, जहाँ पर XA को भी हम वहाँ पर डिफाइन करेंगे, XA क्या होता है और वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं PA XA, और यहाँ पर हम लिखेंगे PA इक्वल टू, जब हम ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं उस वक्त क्या होता है, उस वक्त हम P0A XA लगा देते हैं। चूँकि XA प्लस XB इक्वल टू होता है 1, और फिर क्या हो जाएगा, XA इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस XB। ये देखिए, यहाँ से भी देखिए ट्विस्ट आ रहा है। PA इक्वल टू हो जाएगा P0A, और X की वैल्यू, A की वैल्यू क्या है, 1 माइनस XB। यहाँ देखिए P0A इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0A माइनस P0A XB। ये चीज़ें हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं,
तो डियर स्टूडेंट्स देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू, ये इधर आएगा, ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए हो जाएगा। इसको एक्स बी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए। ये देखिए हमने लिख लिया, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। फिर से इसको हम स्टडी कर लेते हैं। पहला हम डेरिवेट फिर से कर लेते हैं। पी ए प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक्स ए। इसको प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए हम रखते हैं और यहाँ पर एक्स ए रखते हैं। चूँकि यहाँ पर हम जानते हैं एक्स ए की एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है और एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी, ये हो जाएगा। यहाँ पर हम एक ही जगह पर हम इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। दूसरी वैल्यू होगी पी ए इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पी नॉट ए एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। तो यहाँ एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए। ये देखिए हमारा यहाँ से डेरिवेशन यहाँ पर निकल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें x की वैल्यू लिखनी है। एक्स ए इक्वल टू क्या होता है, एक्स ए विलायक के मूलंश, ये लिखिए विलायक के मूलंश, और एक्स बी जो होता है वो विलेय का मूलंश, विलेय का मूलंश। उसके बाद जो पी ए होता है, पी ए और पी नॉट है। पी ए जो होता है वो विलयन का वाष्प दाब और ये होता है विलायक का वाष्प दाब होता है। इतनी चीज़ें हमने लिखी। अब हमें क्या लिखना है, एक्स बी इक्वल टू क्या होता है। एक्स बी इक्वल टू हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं इसको, या यहीं लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ लिख देते हैं ये यहाँ पर। एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, मोलरता होती है, या फिर मोल फ्रैक्शन हम कह सकते हैं, सॉरी मोल फ्रैक्शन, या हम इसको हिंदी में कहते हैं मोल प्रभाष कहते हैं। ये देखिए, अब मोल प्रभाष में क्या होता है, चूँकि हमारे पास क्या चीज़ें दी गई हैं, दो चीज़ें दी गई हैं। एक तो आपका क्या दिया गया है, सॉल्वेंट है, दूसरा हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्वेंट को अगर हम इसके बराबर ये लिखें, एक्स बी इक्वल टू क्या लिखें, एक्स बी इक्वल टू एन प्लस एन, ये लिख सकते हैं। या तो फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स बी इक्वल टू ये हो सकता है डब्ल्यू ए अपान एम ए अपान डब्ल्यू ए अपान एम ए प्लस डब्ल्यू ए अपान एम ए। ये चीज़ हम लिख सकते हैं यहाँ पर। कैसे, चूँकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सॉल्वेंट का आपका क्या है, ये भार है, ये अणु भार है। डब्ल्यू ए इक्वल टू क्या है, भार है, और यहाँ पर ये अणु भार है। तो यहाँ पर ये सॉल्वेंट का आता है, जहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल डब्ल्यू, इसकी अपेक्षा डब्ल्यू ए अपान एम ए की अपेक्षा डब्ल्यू ए अपान एम ए बहुत कम है, जिससे इसकी वैल्यू सही नहीं आएगी, या इसकी वैल्यू ज़ीरो मान लेते हैं, इसकी वैल्यू ज़ीरो मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ पर, तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपान एम ए, और ये बच जाएगा आपका, यहाँ पर हम इसको लिख दें
कैपिटल डब्ल्यू ए अपान कैपिटल एम ए, ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डब्ल्यू ए अपान इंटू एम ए कैपिटल एम ए अपान, यहाँ पर क्या हो जाएगा एम ए इंटू डब्ल्यू ए। ये चीज़ हम यहाँ लिख सकते हैं, कहाँ पर, ये चीज़ हम यहाँ लिख सकते हैं लास्ट में, और वो इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, तो लिखेंगे पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए इंटू कैपिटल एम ए अपान एम ए इंटू डब्ल्यू ए। ये आपका मिला, आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। हमने क्या देखा, इसकी डेरिवेशन भी हमने कर ली, और इस डेरिवेशन के साथ साथ हमने क्या किया, इसमें रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को भी हमने कैलकुलेट कर लिया। जहाँ पर आप लिख लीजिएगा, या ऐसे भी जहाँ पर आप डब्ल्यू ए इक्वल टू क्या होता है, भार अपान जो होता है, वो सब आप लिख सकते हैं। सो दैट इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, तो हम अब फिर से आपको एक रिवाइज करते हैं, रिटेक करते हैं। एक सॉल्यूशन हमने, एक सॉल्वेंट हमने लिया, जिसमें पानी हमने सॉल्वेंट में क्या है, शुद्ध प्योर वाटर है, ये वेपोराइज होगा चूँकि ऑटोनॉमस होता है और ये किसी भी टेम्परेचर पर होता है। अभी हम क्या करते हैं, NaCl, चूँकि वहाँ पर क्या होगा, फिर वो ड्रॉपलेट चूँकि बंद है, फिर वहाँ से वापस आएगी, और वे जो ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या होगी, यहाँ पर एक ऊपरी लेयर बना लेंगी, जिससे पानी थोड़ा सा कम यानी वेपोराइज होगा। यहाँ पर हमने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया है, जिसको हम NaCl कहते हैं, आवाष्पशील विलय मिलाया है। जैसे ही आवाष्पशील विलय मिलाया है, ये भी क्या होती है, इसमें थोड़ा सा स्पेस होती है, कुछ गैसें होती हैं, वो गैसें क्या करेंगी, वेपोराइजेशन करेंगी और वहाँ पर जाएंगे, ऊपर टकराएंगी, टकराने के बाद नीचे फिर कंडेंस होगी, कंडेंस होने के बाद अपर लेयर पर क्या होती, जम जाती हैं, जिससे क्या होती है। अब यहाँ पर एक सवाल और भी होता है, क्या विलायक विलय की उस पर निर्भर करता है, तो हम यहाँ कहेंगे कि विलय जो होता है, जितनी ज़्यादा विलय की मात्रा होगी इस सरफेस पे, उतना ही ज़्यादा उसका जो है अवनमन होगा, यानी इसको हम कहते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशराइज होगी, यानी जो वेपर प्रेशर बनना था वो लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम इस पर कैलकुलेट करते हैं, इनका डेरिवेशन करते हैं, पी ए इज प्रोपोर्शनल एक्स है। अब यहाँ पर जो x है, हमने क्या लिया है, देखिए x है, और उसके बाद जो है यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, x इक्वल टू विलायक के मोल अंश है, x भी इक्वल टू जो होता है विलय का मोल अंश होता है, P इक्वल टू विलयन का वाष्प दाब है, P नॉट A जो है विलायक का वाष्प दाब है। तो हम यहाँ से लग सकते हैं, जब ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे, P नॉट A जो होता है, इसको हम लगाएंगे यहाँ पर x है, P इक्वल टू P नॉट A, चूँकि x1 प्लस XB इक्वल टू 1 होता है, ये मोल प्रभाज का रूल हमने पढ़ा था। x ए इक्वल टू यहाँ वैल्यू निकालेंगे, 1 माइनस XB हो जाएगा, तो इस तरीके से 1 माइनस XB हमने पुटअप कर दिया। P इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट A XB होगा। फिर इसको हमने क्या किया, हमने इसको इधर कर लिया, P नॉट A XB इक्वल टू P नॉट A माइनस PA, तो XB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा। फिर हमने क्या देखा कि XB इक्वल टू मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज होता है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, N अपान N प्लस N, यानी XB इक्वल टू क्या हो जाएगा, WA अपान MA। से एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, XB यहाँ हम WB भी कर सकते हैं या A ही कर सकते हैं, तो दोनों ठीक है, कोई बात नहीं, कोई सिमिलरिटीज़ हैं इसमें। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, WB x है, ये इस तरीके से हुआ, ये पूरा हमने डेरिवेशन किया। चूँकि अब यहाँ पर WA MA की अपेक्षा क्या होता है, ये स्मॉल WA और स्मॉल MA जो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, नेग्लिजिबल होता है, जिसकी वैल्यू हमने 0 मान लेते हैं हम लोग। और उसके बाद ये हमने डेरिवेशन किया, डेरिवेशन के बाद रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के फार्मूले आ गए। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक और न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन लगाते हैं और इसको देखिए। वहाँ पर एक चीज़ हमने देखा था, WXB इक्वल टू हो जाएगा WB अपान MB अपान WB अपान MB प्लस कैपिटल WA अपान कैपिटल MA।
यहाँ पर ए की वैल्यू इस तरीके से बी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा चूँकि हम जानते हैं कैपिटल डब्ल्यू ए अपान कैपिटल एम ए, क्योंकि ये आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके विलायक की मात्रा ज़्यादा होगी तो सोल्यूट यहाँ पर क्या हो जाएंगे डब्ल्यू बी अपान एम बी, इसकी मात्रा कम हो जाएगी, यानी बहुत कम हो जाएगी, निग्लेजिबल हो जाएगी। डब्ल्यू ए अपान में डब्ल्यू बी अपान एम बी की मात्रा नेग्लिजिबल होने के कारण वैल्यू 0 मान लेते हैं। मान लिया। अब अगर मान लिया तो क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी अपान एम बी, और ये हो जाएगा आपका उधर जाएगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डब्ल्यू ए अपान कैपिटल एम बी, इसको अब इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू कैपिटल एम बी, और हो जाएगा एम बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू बी। ये आपका सॉल्व हो गया। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी बेस पर क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि कई बार इसके डेरिवेशंस पूछी गई हैं और कई बार इसके जो न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए गए हैं। तो हम क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पर, किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम में, प्रश्न है किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम में ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया, विलयन का वाष्प दाब 87 mm पाया गया, 87 mm पाया गया। यदि इसी ताप पर जल का वाष्प दाब 92 mm हो तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं हल या सॉल्यूशन या हल लिखते हैं वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विधि से। इसको हम सॉल्व करेंगे। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विधि द्वारा। फार्मूला क्या इसका है, फार्मूला भी हमने देखा था, या तो इसको हम ऐसे लिखें P0A था माइनस PA था अपान ये PA हो जाएगा, और यहाँ पर हमने क्या लिखा था W/M अपान W/M। इस तरीके से हमने इससे सॉल्व करने हैं। अब लिखते हैं दिया गया क्या क्या दिया गया है, P0 दिया गया है, P0A जिसको हम लिख सकते हैं जल का वाष्प दाब है। किसका है, जल का वाष्प दाब है 92 mm है, 92 mm। और यहाँ पर PA दिया गया है आपका विलयन का वाष्प दाब, कितना है
87 mm है, 87 mm। और उसके साथ साथ W जो दिया गया है वो W है आपका, W आपका है विलय का भार, विलय का भार 18.1 ग्राम। उसके बाद पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है, M, पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है, यही तो पूछा गया है। और उसके बाद कैपिटल W जो है विलायक का भार, कितना है विलायक का भार, 100 ग्राम, कितना है 100 ग्राम वाटर है। और कैपिटल M क्या है, कैपिटल M को H2O का अणुभार है, H2O का अणुभार कितना हो जाएगा, H2O में 1 × 2 + 16 = 18 हो जाएगा। अतः अब सॉल्व कर लीजिए इसको, बहुत आसान है। अतः क्या हो जाएगा, P0 की वैल्यू क्या है, PA0 की वैल्यू आपने देखा 92 है। फार्मूला लिखेंगे PA0 - PA = W/m/W/m। इस तरीके से हम नोट कर सकते हैं। तो लिखिए वैल्यू रखते हैं हम, वैल्यू क्या होगी आपकी, पहला है 92, इसकी वैल्यू है P0 की, PA की वैल्यू क्या है 87 - 87 अपान PA की वैल्यू क्या है यहाँ पर 87 है, चलो 87 लिख दिया, इक्वल। इसके बाद है 18 दशमलव, इसकी वैल्यू क्या 18 दशमलव है, 18.1 अपान M अपान क्या हो जाएगा 100/18, ये हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। 92 - 87 अपान 87 = 18.1 अपान M इंटू क्या हो जाएगा, गुणे 18 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका, ये मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, तो M = क्या हो जाएगा, M = हो जाएगा 18.1 × 18 × 87 यानी 87 अपान ये हो जाएगा 5 × 100, 5 × 100। अगर हम इसमें से 92 में से 87 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं यहाँ पर M = इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 56.69 ग्राम पर मोल, ये आपका आंसर है। ये आप इसको देख लीजिएगा आंसर कैसे आते हैं। हमने प्रश्न क्या देखा, किसी पदार्थ का 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया, विलयन का वाष्प दाब 87 mm पाया गया। यदि इसी ताप पर जल का वाष्प दाब 92 mm हो तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो हमने चूंकि वही अभी हमने डेरिवेशन किया है, और डेरिवेशन के बाद हमने देखा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की विधि द्वारा क्या है किया जा सकता है, P0A - PA अपान PA W/m अपान W/M। हमने ये लिख लिया, जो दिया गया है उसको लिख लिया था। अब उसके बाद हमने उस पर वैल्यू पुटअप करी और हमारा आंसर जो आ रहा है 56.69 ग्राम पर मोल आ रहा है। तो हमने क्या देखा, हमने इसकी थ्योरी को देखा, थ्योरी के साथ साथ इसके जो है हमने डेरिवेशंस को देखा, डेरिवेशन के साथ साथ हमने इसके न्यूमेरिकल्स को भी हल किया। इसी तरीके से और भी न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे और थ्योरीज भी करेंगे। इसके बाद 2 आर्टिकल्स और बचते हैं, सॉल्यूशन को चैप्टर को ख़त्म करना है। देन उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स को हम लोग स्टडी करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ साथ कमेंट्स भी करते रहिए। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, इस कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। हमारे अपने फीडबैक आप बताइए ताकि जो है हम नए तरीके से नए स्ट्रेटजीज़ के साथ वीडियो को शूट करें, वीडियो आप तक पहुंचाएं। हमारे साथ बने रहने के लिए, नूर क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग नूर क्लासेस।